स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अलॉन्ग विद इम्पल्स। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन का सेकेंड लॉ और मोमेंटम इनको समझा। सो नाउ दिस इज एनसीईआरटी रीड अलॉन्ग एक्सरसाइज, सो यू कैन ओपन योर एनसीईआरटी बुक्स। क्लास 11th की एनसीईआरटी है बच्चों। ये इम्पल्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में रखता है, उसे हमें समझना है कि ये एक्चुअल में इम्पल्स होता क्या है और क्या रोल प्ले करता है ये हमारी डे टू डे लाइफ में। तो जहाँ पर भी बात होती है अचानक से झटका लगने की, जैसे कि गाड़ी खड्डे में गई, तो एक तो आपने ऑटो में सफ़र किया होगा, एक आपने लग्जरी कार में, तो जहाँ भी शॉकर्स अच्छे हैं, साइकिल को ही ले लें। साइकिल आजकल आती है विद 1 शॉकर, विद 2 शॉकर। तो जहाँ भी शॉकर्स अच्छे होंगे वहाँ पर क्या होगा, जो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट है वो डाइल्यूट हो जाएगा टाइम इंटरवल बढ़ जाने की वजह से। जैसे हम पक्के फर्श पर कूदें या फिर हम रेती में कूदें ऊंचाई से, तो जिस तरह का डिफरेंस आ रहा है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। सो व्हाट इज इम्पल्स? We sometimes encounter examples where a large force acts for a very short duration, producing a finite change in momentum of the body. For example, when a ball hits a wall, ball जाकर टकराई दीवार से and bounces back, वापस आई, the force on the ball by the wall acts for a very short time when the two are in contact. सिर्फ उतने से समय के लिए फोर्स लगा है जितने समय तक वो संपर्क में है, येट द फोर्स इज लार्ज इनफ टू रिवर्स द मोमेंटम ऑफ द बॉल। उसने डायरेक्शन को ही बदल दिया बॉल की। ऑफन इन दीज सिचुएशंस द फोर्स एंड द टाइम ड्यूरेशन आर डिफिकल्ट टू असर्टेन सेपरेटली। हाउएवर द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, which is the change in momentum of the body, remains a measurable quantity. तो इंडिविजुअली बात करने के बजाय हम क्या करते हैं, दोनों के प्रोडक्ट कंबाइंडली बात करते हैं, फोर्स एंड टाइम, जो कि एक्चुअल में चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है और इसे हम नाप सकते हैं। इसी प्रोडक्ट को हम कहते हैं इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या हो गया बच्चों? फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, और दूसरे शब्दों में बोलें तो चेंज इन मोमेंटम। और यहीं से इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम एग्जिस्टेंस में आती है, जिसके अकॉर्डिंग जो इम्पल्स है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। ए लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस ए फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एन इम्पल्सिव फोर्स। तो फोर्स को ही हम क्या नाम दे देते हैं? इम्पल्सिव फोर्स। इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस, इम्पल्सिव फोर्सेज वर पुट इन ए कंसेप्चुअली डिफरेंट कैटेगरी। इम्पल्सिव फोर्सेस को हमने ऑर्डिनरी फोर्सेस से डिफरेंट कैटेगरी में रखा है। कैसे? न्यूटोनियन मैकेनिक्स हैज नो सच डिस्टिंक्शन। इम्पल्सिव फोर्स is like any other force except that it is large and acts for a short time. तो न्यूटनियन मैकेनिक्स में इतना सा डिफरेंस अगर आपने गौर किया हो कि आप जब किराना स्टोर पर गए वहाँ कोई सामान लेने, और लास्ट में अभी आपने देखा कि वो तराजू, अब तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज़ करने लगे हैं, तो पहले जो तराजू होता था पेन वाला, जिसमें पलड़ा ऊपर या नीचे जाएगा, तो उस तराजू में लास्ट में जब वो सामान डालता है किराने वाला, तो ऊपर से फेंक कर डालता है और अचानक से रीडिंग जो है शूट कर जाती है। तो इसमें कई बार धोखा भी हो जाता है, नहीं हमें नुकसान भी हो जाता है। तो ये इम्पल्सिव फोर्स हम कह सकते हैं, उसकी वजह से एक्स्ट्रा उसमें रीडिंग आ जाती है। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स हैज़ नो सच डिस्टिंक्शन, इसी में साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इम्पल्सिव फोर्सेस लाइक एनी अदर फोर्स, कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 5.4, बैट्समैन हिट्स बैक ए बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर। उसी की डायरेक्शन, जिधर से बॉल आई उधर ही वापस ने हिट किया, विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। 12 मीटर पर सेकेंड से बॉल आई, 12 मीटर पर सेकेंड से बैट से वापस घुमाकर उसी की तरफ भेजा। इफ द मास ऑफ द बॉल वो जो है 0.15 kg है, तो हमें पता करना है इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल।
कितना इम्पल्स बॉल को मिला लीनियर मोशन मानते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे बच्चों। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, बॉल का मास हमारे पास है वो है 0.15 kg। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कौन सी बॉल रही होगी। 0.15 kg का मतलब कितना हो गया, 150 ग्राम। 150 ग्राम। तो क्रिकेट बॉल का वजन क्या होता है देख लीजिए आप। ये प्रैक्टिकल डेटा होता है जो न्यूमेरिकल्स में दिया होता है, जैसे लास्ट लेक्चर में मैं बात कर रहा था। अब इसको किससे मल्टीप्लाई किया हमने, चेंज इन वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है, 12 मीटर पर सेकेंड से आई है, 12 मीटर पर सेकेंड से गई है। तो चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए हमने मास इनटू वेलोसिटी, ये हुआ फाइनल मोमेंटम और ये हुआ इनिशियल मोमेंटम। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव है, तो रिजल्ट आता है हमारे पास 3.6 न्यूटन सेकेंड। मास इनटू वेलोसिटी आफ्टर स्ट्रोक, बिफोर स्ट्रोक। इम्पल्स की यूनिट हो गई, यहाँ से आप देख रहे हैं ऐसा यूनिट न्यूटन सेकेंड। तो इसकी जो डायमेंशंस आप बनाएंगे तो डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, फोर्स की डायमेंशन आप जानते हैं। तो अगर रटी हुई है अच्छी बात है, फोर्स की डायमेंशन नहीं रटी हुई है तो हम निकाल भी सकते हैं। F इक्वल टू ma से फोर्स की डायमेंशंस आ जाएंगी बच्चों। तो डायमेंशंस निकालना आपको आना चाहिए। जैसे जैसे क्वांटिटीज़ हम डील करते जाएंगे हम डायमेंशंस को भी साथ ही साथ कैलकुलेट करते जाएंगे। जो नई क्वांटिटी आएगी हम उसकी डायमेंशन देखते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इम्पल्स को मैंने दिखाया I से, कैपिटल I, और ये है फोर्स इनटू स्मॉल टाइम इंटरवल। या तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँ या चेंज इन मोमेंटम। तो देखा जाए तो इम्पल्स और मोमेंटम दोनों की डायमेंशन सेम होने वाली है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम की डायमेंशन भी वही होगी जो मोमेंटम की है। तो फोर्स की डायमेंशन ma से होती है mlt-2, क्योंकि एक्सेलेरेशन lt-2 है, और डेल्टा t टाइम है इंटू t न्यूटन सेकेंड के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। सो व्हाट वी गेट mlt-1। ये डायमेंशन हुई फॉर इम्पल्स। On the ball by the batsman at the time of contact of the ball and the bat are difficult to know, but the impulse is readily calculated। तो ये हमने कवर किया इस बात पर, इम्पल्स आसानी से कैलकुलेट हो पाया। हालांकि अगर इंडिविजुअल टाइम और फोर्स निकालते, टाइम तो पता करना ही बड़ा मुश्किल है यहाँ पर। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम अब आगे समझेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। The second law relates the external force on a body to its acceleration, ये हमने सीखा। What is the origin of the external force on the body? तो अब ये समझना है ये external force आया कहाँ से। What agency provides the external force? The simple answer in Newtonian mechanics is that the external force on a body always arises due to some other body, कोई दूसरी body force लगाती। Consider a pair of bodies A and B। मान लीजिए दो हैं A और B। B gives rise to an external force on A। B ने A पर फोर्स लगाया। A natural question is, does A in turn give rise to an external force on B? क्या A वापस B पर लगाएगी? Obvious है, चाहे वो कॉन्टैक्ट फोर्स हो चाहे वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो, दोनों ही सिचुएशन में आप देखेंगे ऐसा है। पृथ्वी चंद्रमा पर, चंद्रमा पृथ्वी पर, पृथ्वी हम पर और हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं। ऐसे कोई चार्ज, एक चार्ज दूसरे पर, मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर, ये सब रहे हुए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और जब आप चेयर पर बैठे हैं, जैसे मैं बैठा हूँ, तो मैं चेयर पर और चेयर मुझ पर फोर्स लगा रही। इन सम एग्जाम्पल्स द आंसर सीम्स क्लियर। इफ़ यू प्रेस ए कॉइल्ड स्प्रिंग, द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय द फोर्स ऑफ योर हैंड। The compressed spring in turn exerts a force on your hand and you can feel it। कई बार हम पेन से लिखते लिखते जब बोर हो जाते हैं, कोई पुराना पेन होता है, उसकी स्प्रिंग हम हाथ में ऐसे रख कर उसको कंप्रेस करते हैं, फिर उस फोर्स को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं स्प्रिंग को दबा कर। बट व्हाट इफ द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टेक्ट? द अर्थ पुल्स ए स्टोन डाउनवर्ड्स ड्यू टू ग्रेविटी। डज द स्टोन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द अर्थ? जवाब है हाँ। सवाल है कितना
जवाब है उतना ही जितना अर्थ पत्थर पर लगा रही है, पत्थर भी अर्थ पर उतना ही फोर्स लग रहा है, एग्जैक्टली इक्वल इन अमाउंट। फॉर्मूले से देख लीजिए, G m1 m2 upon r square। The answer is not obvious since we hardly see the effect on the stone on the earth। वैसे जब तक हम इसको पढ़ते नहीं है तो एकदम से ये चमकता नहीं है ना दिमाग में। The answer according to Newton is yes, the stone does exert an equal and opposite force on the earth। We do not notice it since the earth is very massive and the effect of a small force on its motion is negligible। ये कारण है, उसका एक्सेलेरेशन नेग्लिजिबल है, तो हम उसको देख नहीं पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते। Thus, according to Newtonian mechanics, force never occurs singly in nature। force जब भी होंगे बच्चों पेयर में होंगे। force is the mutual interaction between two bodies। तो force हमेशा पेयर में होंगे। forces always occur in pairs। Further, the mutual forces between two bodies are always equal and opposite। This idea was expressed by Newton in the form of third law of motion। यही था न्यूटन का तीसरा नियम। To every action there is always an equal and opposite reaction। पर मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये पूरी बात नहीं है। पूरी बात होगी जब हम इस नीचे वाले सेंटेंस को भी मिला लेंगे, यानी forces always occur in pairs। force on a body A by B is equal and opposite to the force on the body B by A। different bodies पर काम करते हैं forces। Newton's wording of the third law is so crisp and beautiful that it has become a part of common language। for the same reason, मतलब आज तो आप नींद में उठाकर भी पूछ लो किसी को, न्यूटन थर्ड लॉ सीधे बोलेगा एवरी एक्शन इज अकम्पनीड बाय इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, पर यहाँ चुप हो जाएगा। जिसको फाइन डिटेल पता है और साथ में भी बोलेगा फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, तब पूरी बात होगी। तो सेकेंड लॉ में भी हमने देखा था कि मोमेंटम में चेंज की डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो ये सेकेंड एस्पेक्ट है सेकेंड लॉ का जो हमें याद रखना है। For the same reason, perhaps misconceptions about the third law abound। Let us note some important points about the third law, particularly in regard to the usage of the terms action and reaction। The terms action and reaction in the third law mean nothing else but force। action को भी force, reaction को भी force, दोनों force हैं। Using different terms for the same physical concept can sometimes be confusing। A simple and clear way of stating the third law is as follows। forces always occur in pairs। force on a body A by B is equal and opposite to the force on the body B by A। इसमें पूरी बात है। The terms action and reaction in the third law may give a wrong impression that क्या गलतफहमी हो जाती है हमको, the action comes before reaction, कि पहले एक्शन होगा तब रिएक्शन होगा। ऐसा हम डे टू डे लाइफ में भी सोचते हैं कि पहले एक जना गुस्सा कर रहा है, फिर एज ए रिएक्शन दूसरा जना गुस्सा कर रहा है, तो एक्शन पहले रिएक्शन बाद में। वहाँ तो ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर रिएक्शन नहीं मिला, मैं छत पर बैठा हूँ, अभी मैं छत पर बैठा हूँ, और अगर मुझे रिएक्शन ना मिले तो मैं धंस जाऊँगा। रिएक्शन मिलने में टाइम लग जाए तो छत धंस जाएगी बिकॉज ऑफ द एडिशनल एक्स्ट्रा फोर्स। That is, action is the cause and reaction is the effect। There is no cause-effect relation। यानी ये समझना होगा, ये बचपन में हमारे दिमाग में बैठ जाती है बात। There is no cause-effect relation implied in the third law। The force on A by B and the force on B by A act at the same instant। बहुत ही important fact है। Exactly उसी समय जब एक्शन हो रहा है, रिएक्शन साथ साथ में हो रहा है। बाय द सेम रीजनिंग एनी वन ऑफ देम मे बी कॉल्ड एक्शन एंड द अदर रिएक्शन। किसी को भी हम एक्शन कह सकते हैं तो दूसरा बन जाएगा रिएक्शन। थर्ड पॉइंट, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज नॉट ऑन द सेम बॉडीज। नहीं तो कैंसिल हो जाते हैं, दोनों ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। कंसिडर ए पेयर ऑफ बॉडीज ए एंड बी, एक ही पर लगते हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ एफ ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। एफ ए बी को हम बोलते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी या बाय बी। एफ बी ए को बोलेंगे फोर्स ऑन बी बाय ए। Thus, if we are considering the motion of any one body
ए और बी, ओनली वन ऑफ द टू फोर्सेस इज रिलेवेंट। किसी एक बॉडी पर लगने वाले फोर्स की बात करें तो दोनों एक साथ नहीं लगेंगे, कोई सा एक रिलेवेंट होगा। इट इज़ एन एरर टू एड अप द टू फोर्सेज एंड क्लेम दैट द नेट फोर्स इज जीरो। तो ये कुछ बारीकियां हैं थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ वैसे तो बहुत आसान है, पर ये कुछ बारीकियां जो हमें समझनी है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों इस पे बनने वाले हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। However, if you are considering the system of two bodies as a whole, FAB and FBA are internal forces of the system. दोनों ही internal हैं. They add up to give a null force. Internal forces in a body or a system of particles thus cancel away in pairs. आपस में जो एक दूसरे पर ये लगाएंगे. This is an important fact that enables the second law to be applicable to a body or system of particles. इसीलिए हम पूरी की पूरी रिजिड बॉडी पर सेकेंड लॉ को अप्लाई कर पाते हैं। अब यहाँ ब्लू बॉक्स में आइजैक न्यूटन की डिटेल है। मैं बात कर रहा था इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स की। अब चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। इंटरेस्टिंग एग्जांपल बच्चों में ये डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे हम एक्शन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि एक तालाब है, अभी बारिश का मौसम, अब देखेंगे तालाब भर जाएंगे, और इस बार तो काफ़ी बांध वगैरह पहले से भरे हुए हैं। सपोज दिस इज़ ए वाटर बॉडी। इसमें बच्चों दो बोट हैं, दो नाव हैं। ये है बोट ए और ये है बोट बी, ये दो नाव। और सिचुएशन ये है कि एक रस्सी से दोनों नाव कनेक्टेड हैं, और वो जो रस्सी है इस पुली पे से होकर जा रही है इधर इस पुली तक। अब राम बैठा है नाव ए में और श्याम बैठा है नाव बी में। सवाल यह है कि अगर राम रस्सी खींचता है तो कौन सी नाव चलेगी, श्याम रस्सी खींचता है तो कौन सी नाव चलेगी। दोनों रस्सी खींचते हैं, राम ज़्यादा तेज खींचता है तो कौन सी नाव चलेगी। मैंने आपसे 3 सवाल पूछे, तो कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पा रहे हैं? अपना जवाब आप तय कर लीजिए पहले। बच्चों यहाँ सिचुएशन, एक्शन, रिएक्शन पेयर्स को अगर हम कंसिडर करें, अगर हम समझ पाए हैं, तो तीनों ही सवालों का एक ही जवाब है। दोनों नाव हर बार चलेगी टूवर्ड्स देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास चलेगी, यानी दोनों नाव चलेगी। अच्छा, कौन सी तेज चलेगी? दोनों सेम स्पीड से चलेंगी। क्या ये सही है? दोनों सेम स्पीड से चलेंगी। अगर मासेस इक्वल हैं तो, और अगर मासेस अनइक्वल हैं तो क्या दोनों सेम स्पीड से चलेंगी? ये आपको सोचना है। दिस इज़ होमवर्क है, ऐसा मान सकते हो। आगे हमें जवाब मिलेगा। तो ये कंसेप्ट है थर्ड लॉ का, जो आपको समझना है। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे। सॉल्व एग्जांपल देखते हैं एनसीईआरटी का। बहुत ही फेमस सॉल्व एग्जांपल है। एग्जांपल 5.5। 2 आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स। बिलियर्ड गेम में जो बॉल्स होती हैं वो ऑलमोस्ट इतनी हार्ड होती है कि उनके बीच का कॉलिजन पढ़ेंगे हम वर्क एनर्जी पावर में, जो टक्कर है उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता, ये हम मान के चलते हैं। 2 आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स स्ट्राइक ए रिजिड वॉल विद द सेम स्पीड बट एट डिफरेंट एंगल्स एंड गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन स्पीड। वापस लौट आती है एज शोन इन फिगर 5.6। व्हाट इज फर्स्ट पार्ट? द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल। Second part, the ratio of the magnitudes of impulse imparted to the balls by the wall. ये दो डिटेल्स हमें पता करनी है। ये आप देख पा रहे हैं फिगर ए में, ये पहली बॉल इस तरह से जाके टकरा रही है, यू से वापस लौट रही है। दूसरी बॉल एंगल 30 डिग्री पर जा रही है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, जैसे लाइट में होता है वैसे बॉल के साथ सेम एंगल पर लौट रही है। एन इंस्टिंक्टिव आंसर, यानी लगता क्या हमें, to first might be that the force on the wall in case A is normal to the wall while that in case B is inclined at 30 degree to the normal। ऐसा देखने में लगता है, सोचने में लगता है। This answer is wrong। The force on the wall is normal to the wall in both the cases। दोनों ही स्थितियों में
जो फोर्स लग रहा है वो वॉल के नॉर्मल 90 डिग्री पर लग रहा है. How to find the force on the ball? The trick is to consider the force or impulse on the ball due to the wall using the second law. Second law यहाँ पे लगाते हैं and then use the third law to answer 1. Let u be the speed of each ball before and after collision with the wall and m is the mass of each ball. x और y axis को हमने मान लिया डायरेक्शन जैसे कि फिगर में दिखाया x axis y axis. Then consider the change in momentum in each case. Initial momentum mu, x डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम माइनस mu. ये तो केस ए का हो गया जो बॉल सीधी सीधी जाके टकरा कर वापस लौट गई. y डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम भी जीरो है, फाइनल भी जीरो है. Impulse is a change in momentum vector. Therefore, x component of impulse minus 2mu, y component is 0. Impulse and force are in the same direction clearly from above. The force on the ball due to the wall is normal to the ball along the negative x direction using Newton's third law of motion. तो सेकेंड लॉ से हमने पहले कैलकुलेट किया -2mu और फिर थर्ड लॉ से बताया दोनों इक्वल है. जितना बॉल लगाएगी द वॉल अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फोर्स लगेगा. ये तो पार्ट ए के लिए हुआ. Magnitude of force cannot be ascertained since the small time taken for the collision has not been specified. अगर टाइम दिया होता तो हम कैलकुलेट कर लेते फोर्स का मैग्नीट्यूड. कैसे? F इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी या इम्पल्स F इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी. यहाँ से क्योंकि डेल्टा पी हमने निकाल लिया, टाइम दिया होता तो F भी निकल जाता. केस बी की बात करें तो कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर देंगे जो वेक्टर्स में हमने सीखा है. एक्स डायरेक्शन में इनिशियल है मोमेंटम mu cos 30 और फाइनल है माइनस mu cos 30. वाई डायरेक्शन में इनिशियल है माइनस mu sin 30 क्योंकि बॉल ऐसे जा रही है तो कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ वाई डायरेक्शन में और फाइनल है माइनस mu sin 30 यानी वापस भी नीचे की तरफ ही आ रहा है. डायग्राम को आप देखिए ऐसे कंपोनेंट लेंगे तो नीचे की तरफ इधर जा रहा है तो भी y कंपोनेंट नीचे की तरफ यानी नेगेटिव y डायरेक्शन में, इसलिए दोनों ही नेगेटिव. नोट while px changes sign after collision py does not. therefore x component of impulse minus 2mu cos 30 जो कि चेंज इन मोमेंटम के बराबर है y component of impulse is 0. कैंसलेशन हो गया. the direction of impulse and force is the same as in A and is normal to the wall along the negative x direction as before. Using Newton's third law, the force on the wall due to the ball is normal to the wall along the positive x direction. तो यहाँ से हमें पता चल रहा है सेम डायरेक्शन में. The ratio of the magnitudes of the impulses imparted to the balls वो हम निकाल सकते हैं. दोनों का रेशो ले लेंगे तो cos 30 की वजह से ये रेशो आ जाएगा 2/√3 क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है और 2/√3 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.2. तो दिस रेशो इज अप्रॉक्सीमेटली 1.2. सो आई थिंक रिमेनिंग पार्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.